हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर में भी हम आज स्पेशली प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांट्स के बारे में। ठीक है जी। अब टिश्यू कल्चर अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इट्स अ नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी to regenerate complete plantlet from isolated cell or tissue or organ in an artificially prepared nutrient medium in lab in aseptic conditions। ये तो डेफिनेशन हो गई, मैंने पढ़ दी, आपने सुन ली और शायद नहीं भी सुनी। ठीक है, तो इन शॉर्ट में क्या है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक बेसिकली क्या होती है, इसमें हम एक टिश्यू या एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट, इस टेक्निक में हम एक सेल या टिश्यू से पूरा का पूरा प्लांट रीजनरेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक सेल या टिश्यू से पूरा का पूरा प्लांट हम क्या कर लेते हैं? रीजनरेट कर लेते हैं। और ये सब हम कैसे करते हैं? हमारा जो मीडिया होता है वो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यही सब इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इट इज़ अ नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम प्लांट को रीजनरेट करते हैं। रीजनरेट कंप्लीट प्लांटलेट, पूरे प्लांट को एक आइसोलेटेड सेल से या टिश्यू या किसी भी ऑर्गन से इन एन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट मीडियम इन लैब इन एसेप्टिक कंडीशंस। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर टेक्निक इन विट्रो टेक्निक है। अब आपने ये वर्ड इन विट्रो का मतलब आधे से ज़्यादा को नहीं पता होता है। ठीक है, तो इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी प्रोसेस को हम किसी ग्लास ट्यूब के अंदर परफॉर्म करते हैं, किसके अंदर? ग्लास ट्यूब या डिश के अंदर हम परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं इन विट्रो प्रोसेस। ठीक है जी, कंप्लीट बात समझ में आ गई होगी आपको टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर का प्रिंसिपल क्या है? टोटीपोटेंसी। टिश्यू कल्चर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? टोटीपोटेंसी। ठीक है, अब देखो टोटीपोटेंसी होता क्या है। अब जो हर एक सोमैटिक सेल है प्लांट का, उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा प्लांट रीजनरेट कर ले। जो हर एक सोमैटिक सेल है प्लांट का, उसके पास पूरी पोटेंशियल होती है कि वो जनरेट कर ले पूरा का पूरा प्लांट। यही जो पोटेंशियल होती है प्लांट की टू डिफ्रेंशिएट करना पूरे के पूरे प्लांट में, उसको क्या बोलते हैं हम? टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी क्या होती है? जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल टू डिफ्रेंशिएट इनटू एंटायर ऑर्गेनिज्म, पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाना, वही पोटेंशियल जो होती है उसको बोलते हैं हम टोटीपोटेंसी ऑफ सेल। ठीक है, अब पहले ऐसे बिलीव किया जाता था कि सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास है कि वो डिवाइड कर सकते हैं और पूरा का पूरा प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो डिवाइड करेगा, पूरा प्लांट बना लेगा। लेकिन अब हमें पता है कि चाहे मेरिस्टेमेटिक सेल हो चाहे परमानेंट सेल हो, उन दोनों के पास पावर ऑफ डिवीजन होती है। भाई डिवाइड करेंगे तभी तो पूरा प्लांट जनरेट कर पा रहे हैं एक सेल से एक टिश्यू में, है ना। तो नाउ वी नो कि चाहे मेरिस्टेमेटिक सेल हो चाहे परमानेंट सेल हो, दोनों के पास पावर ऑफ डिवीजन होती है। अगर हम उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट वगैरह दें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई हम प्रोवाइड करें, तो वो चाहे मेरिस्टेमेटिक सेल हो चाहे परमानेंट सेल हो, वो पूरा का पूरा प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटीपोटेंसी समझ में आ गया। टिश्यू कल्चर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पेपर में जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर का फादर है कौन? तो हैबर लेडेंट। हैबर लेडेंट। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो फ्रॉम कैरेट टिश्यू, ये किसने बताया था? रेनर्ट एंड स्टुअर्ट। अब ज़्यादातर आपने देखा है कि पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। पहले मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करते, पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ये आपको पता है, लेकिन आपने सोमैटिक एम्ब्रियो तो नहीं पढ़ा, आपने जाइगोटिक एम्ब्रियो पढ़ा है। तो सोमैटिक एम्ब्रियो टर्म हम कहाँ पे पढ़ेंगे? टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो फ्रॉम कैरेट टिश्यू, सबसे पहले किसने सोमैटिक एम्ब्रियो की रिपोर्ट की थी, किसने बनाया था? दैट इज रेनर्ट एंड स्टीवर्ट ने। ठीक है, तो इतना आपको जानना है। अब देखो आगे चलते हैं। अब टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं, अब करते कैसे हैं इसको? अब एक टिश्यू से, मैंने बोला कि एक टिश्यू से, एक सेल से मैंने पूरा का पूरा प्लांट बनाना है। कैसे बनाएंगे? कुछ नीड्स तो होंगी उसके लिए।
तो देखो, एक नेचुरली एक प्लांट जो ग्रो करता है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें, जब आप एक प्लांट को ग्रो कराओगे तो आप उसको पानी दोगे, उसको न्यूट्रिएंट्स दोगे प्रॉपर, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे तभी तो एक प्लांट ग्रो करता है। उसको सॉयल दोगे, सॉयल में ग्रो करता है, उस सॉयल में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तभी तो एक प्लांट ग्रो करता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे आर्टिफिशियली ग्रो कराना है किसी चीज़ को, तो उसकी कुछ नीड्स होंगी। तो बेसिक नीड्स जो है वो टिश्यू कल्चर की, पहला है न्यूट्रिएंट मीडिया जिसमें वो ग्रो करेगा। पहला क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम। अब न्यूट्रिएंट मीडियम में हमारी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखो, पहला तो होना चाहिए कार्बन का सोर्स। सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में हम कार्बन ही यूज़ करते हैं। अब कार्बन का सोर्स हमें किस किस चीज़ से मिलता है? कार्बन मिल सकता है सुक्रोज से, मिल सकता है ग्लूकोज से, मिल सकता है स्टार्च से, मिल सकता है। ये सभी प्रेफर्ड सोर्स हैं सब के सब, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हम किसका यूज़ करते हैं? सुक्रोज का। किसका किसका करते हैं? सुक्रोज का। ठीक है। अब कार्बन का सोर्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें मेजर और माइनर एलिमेंट्स हैं। मेजर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मेजर है। और माइनर में कॉपर, आयरन, जिंक, आयोडीन, बोरोन। वाइटामिन्स हमें चाहिए होते हैं। हार्मोन्स, अब हार्मोन्स आपको पता है प्लांट की ग्रोथ के लिए हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, समटाइम जिब्रेलिन भी हो सकता है। अब ऑक्सिन किस लिए यूज़ होता है? रूट की डेवलपमेंट के लिए, अगर हमें रूट इंड्यूस करानी है, सेल डिवीजन को इंड्यूस कराने के लिए। साइटोकाइनिन किस लिए होता है? शूट की डेवलपमेंट के लिए होता है। गिब्रेलिन एम्ब्रियो कल्चर के लिए। अभी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी ये तो आगे चीज़ आएंगी कैसे क्या चीज़ होती हैं, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है। कुछ एमिनो एसिड्स, कुछ एंटीबायोटिक्स। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, हमारा ये चीज़ें होनी चाहिए। उसको अगर हमें ग्रो कराना है तो हमें मीडिया में ग्रो कराएंगे उसको, तो उस मीडिया के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब ये मीडिया जो है ये हमें आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मीडिया होता है, ये हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये सारे मीडिया हमें शॉप्स में मिलते हैं। ठीक है। तो इनके कई नाम हैं, इन मीडिया के क्या होते हैं? बहुत सारे नाम हैं। जैसे MS मीडिया है, इसको मुरैशी एंड स्कूग मीडिया बोलते हैं। निश मीडिया है, ER मीडिया है, B5 मीडियम और गैम्बॉग इट ऑल मीडियम। ये बहुत सारे आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मीडिया है। अब चाहे MS मीडिया है, चाहे निश मीडिया है, इन सब के अंदर यही सारी चीज़ें हैं जो एक न्यूट्रिएंट मीडिया में होनी चाहिए। कार्बन सोर्स है, सॉल्ट है, वाइटामिन्स है। बस ये कि कंसंट्रेशन वेरी करती है, किसी में कोई चीज़ कम है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा है, ये वेरी करता है बस। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब देखो, अब जो मीडिया होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सॉलिड कल्चर मीडिया और एक होता है लिक्विड कल्चर मीडिया। ठीक है। एक होता है सॉलिड मीडिया और एक लिक्विड मीडिया होता है। अब जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया में जो भी चीज़ें, कार्बन सोर्स, सॉल्ट, वाइटामिन्स, ये सब चीज़ें थी। ठीक है। ये हमने सपोज हमारी एक, मैंने मान लिया कि एक हमारी ग्लास की ये एक ट्रे ग्लास की, हमने ये ग्लास की ट्रे है सपोज, ग्लास की या पेट्री डिश है हमारी। ठीक है। ग्लास की पेट्री डिश है, इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, वाइटामिन, हार्मोन, ये सब चीज़ें हमने लिक्विड फॉर्म में ये सब हमने ऐड कर दिया। ठीक है। अब अगर हमें सॉलिड मीडिया बनाना होगा तो ये अभी जितना भी न्यूट्रिएंट ब्रोथ है हमारा, लिक्विड को बोलते हैं ब्रोथ। ठीक है। अब सारा हमारे इसके अंदर है। इसके अंदर मैं अगार अगर ऐड कर दूंगी, अगार आपको पता होगा सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, किसी भी चीज़ को सॉलिड मतलब सॉलिडिफाई कर देता है। तो अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट हो गया। तो जब हम न्यूट्रिएंट मतलब जो हमारा लिक्विड कल्चर था, और जब उसमें हम अगार ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सॉलिड मीडिया बन जाएगा। लिक्विड कल्चर में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं? कार्बन सोर्स है, सॉल्ट है, वाइटामिन, हार्मोन, ये सब चीज़ें हमारी किस में है? इस लिक्विड कल्चर में है। और इसी में अगर हमने अगार ऐड कर दिया वो हमारा बन गया सॉलिड मीडिया। और अगर हम अगार नहीं ऐड करते तो उसको फिर क्या कहेंगे हम? लिक्विड कल्चर या न्यूट्रिएंट ब्रोथ। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देखो, कई बार पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि अगार जो है इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड। ठीक है। पॉली मतलब मल्टीपल, सेक्राइड मीन्स शुगर। ये बना किससे? हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो नेचुरली हम इसको किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? रेड एल्गे से। किससे करते हैं? रेड एल्गे। पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है। और रेड एल्गे का नाम क्या है? देखो, रेड एल्गे का नाम है, एक का नाम है ग्रेसिलेरिया, ठीक है, और दूसरी का नाम है गैलीडियम। क्या नाम है? गैलीडियम। तो दो रेड एल्गे हैं जिनसे हम
इस अगार को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। बेसिक नीड्स टिश्यू कल्चर के लिए हमें पहले किसी चीज़ को ग्रो कराना है तो पहले हमें मीडिया प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो जो चीज़ उसे चाहिए ग्रो करने के लिए। सो जो अब हमारी सेकंड नीड है टिश्यू कल्चर की, देखो अभी हमने पहली बेसिक नीड पढ़ी थी, जिसमें बेसिक नीड हमारी पहली बेसिक नीड क्या थी, न्यूट्रिएंट मीडियम था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमारी जो सेकंड नीड है वो है एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो एसेप्टिक कंडीशन क्यों होनी चाहिए, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो लैब के अंदर, तो क्या आप चाहोगे कि वो एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हो तो वो कंटामिनेशन हो जाए किसी भी फॉर्म में? हम नहीं चाहते कंटामिनेशन हो किसी भी फॉर्म में हमारे एक्सपेरिमेंट में, हम नहीं चाहेंगे ना। ठीक है, अब देखो कंटामिनेशन क्या हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, आपने कल्चर प्लेट है आपकी, है ना, ये कल्चर प्लेट है। अभी हमने बेसिक नीड में पहला हमने न्यूट्रिएंट मीडिया डिस्कस किया था, जिस मीडिया के अंदर हमने क्या किया था कि सोर्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का सोर्स होना चाहिए, यानी कि सुक्रोज होगा, ग्लूकोज होगा, ये सब होगा। ये क्या होती है, एक शुगर होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये शुगर है, अब शुगर क्या होता है, वो फेवरेबल क्या है, मटेरियल है किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ के लिए, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो कोई भी माइक्रोब इस पर ग्रो कर जाएगा। ठीक है, कोई हार्मफुल माइक्रोब या कोई भी माइक्रोब इस पर ग्रो कर जाएगा। अब जिस टिश्यू को हम इसमें ग्रो कराना चाहते हैं, हम सपोज इस टिश्यू के साथ हम ये टिश्यू ग्रो करेगा कि ये फिर ये माइक्रोब ग्रो करेगा इसके अंदर, तो ये माइक्रोब भी कम्पीट करेगा शुगर के लिए और ये टिश्यू भी कम्पीट करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फाइनली माइक्रोब क्या कर देगा, उस टिश्यू को किल कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? देखो मैंने क्या बताया आपको कि हम चाहेंगे, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कि वो उसमें कोई भी किसी भी सोर्स का कंटामिनेशन ना हो किसी भी फॉर्म में। कोई कंटामिनेशन का सोर्स क्या, कोई भी माइक्रोब हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं चाहते। अब कैसे कंटामिनेशन करेगा, देखो ये सपोज हमारी कल्चर प्लेट है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ शुगर होता है, सुक्रोज होता है। ठीक है, अब शुगर इज फुल ऑफ एनर्जी, तो कोई भी माइक्रोब इसमें ग्रो करने की कोशिश करेगा, ग्रो करेगा। अब टिश्यू भी हम इसमें ग्रो कराना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा, फाइनली जो माइक्रोब इस टिश्यू को किल कर देगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते। हैंस इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन। जो भी हम कल्चर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें एसेंशियल है कि हम एसेप्टिक कंडीशंस रखें। अब कंटामिनेशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, थ्रू यूटेंसिल्स एंड कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम का बता दिया मैंने, ऐसा हो सकता है भाई। ठीक है, यूटेंसिल्स से हो सकता है, जितना भी ग्लासवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ग्लासवेयर में पिपेट है, कुछ भी नीडल वगैरह कुछ भी, ठीक है, उससे हो सकता है। जो एक्सप्लांट मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लांट मतलब प्लांट का कोई भी मटेरियल, प्लांट का कोई भी, जैसे रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, शूट, कोई भी पार्ट जो प्लांट का होता है उसको बोलते हैं एक्सप्लांट मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लांट मतलब प्लांट का कोई भी मटेरियल, प्लांट का कोई भी, जैसे रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, शूट, कोई भी पार्ट जो प्लांट का होता है उसको बोलते हैं एक्सप्लांट मटेरियल, उससे हो सकता है। ठीक है, क्या पता वो डिजीज हो, डैमेज हो, तो उससे उसमें भी तो माइक्रोब आ सकता है ना साथ में, है ना। और थ्रू इनोकुलेशन, इनोकुलेशन क्या कहते हैं, जब उस एक्स प्लांट को, इसी एक्स प्लांट से तो हम पूरा का पूरा प्लांट, एक लीफ से हम पूरा पूरा, सपोज हमने एक्स प्लांट लिया लीफ, तो इस लीफ से हमें पूरा प्लांट क्या करना है, रीजनरेट करना है टिश्यू कल्चर में, ये तो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जब इस एक्स प्लांट को हम ट्रांसफर करते हैं कल्चर मीडिया के अंदर, उसी को बोलते हैं इनोकुलेशन। तो ये करते वक्त भी क्या हो सकता है कि कंटामिनेशन हो सकता है, तो ये सोर्सेज है। अब डिस्कस करते हैं कि हम कंटामिनेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। टू अवॉइड कंटामिनेशन वाई यूटेंसिल्स, सबसे पहले हम यूटेंसिल्स, अगर कोई ग्लासवेयर हमारा ग्लासवेयर वगैरह है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे कंटामिनेशन होने से बचा सकते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, सरफेस उसको स्टरलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टरलाइज कर देंगे। सोडियम हाइपोक्लोराइड से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन वाटर, HgCl2, Hg मतलब मरकरी। ठीक है, इन सब केमिकल्स का यूज़ करके हम उसको स्टरलाइज कर देंगे। स्टरलाइजेशन मतलब का क्या, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट माइक्रोब्स को उसमें किसी भी फॉर्म में ख़त्म कर देते हैं वो। ठीक है, और फिर उसको ऑटोक्लेव कर देते हैं 121 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट। इस टेम्परेचर में कोई भी माइक्रोब सर्वाइव नहीं करता, वो सब मर जाते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप प्लीज़ सर्च करिएगा, मशीन होती है ऑटोक्लेव की, ये लेबोरेटरीज में प्रेजेंट होती है, जो बच्चे जैसे BSc लेवल पे या केमिस्ट्री लैब्स में वगैरह वगैरह, आपको जूलॉजी बॉटनी लैब्स में दिख जाती है। ठीक है, ये लैब, ये एक ऑटोक्लेव मशीन होती है, कंप्लीट स्टरलाइजेशन कर देती है। तो आपको ये समझ में आ गया यूटेंसिल से कैसे हम इसको स्टरलाइज कर सकते हैं, ऑटोक्लेव करेंगे हम। ठीक है,
सरफेस को स्टेरलाइज कैसे करेंगे उनके, इन सब सारे सारे सॉल्यूशन से। अब एक्स प्लांट है, जो हमारा कोई भी प्लांट का पार्ट है, उसको क्या करेंगे हम, अब ये तो केमिकल्स का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हम, है ना, मतलब सिंपल से केमिकल, उसको पहले हम क्लोरीन वाटर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से सपोज हमने वॉश कर दिया। अब है तो केमिकल ही ना, है तो केमिकल ही, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको केमिकल से हमने वॉश कर दिया, जितने भी माइक्रोब्स वगैरह सब हट जाएंगे, फिर उसको हमने डिस्टिल्ड वाटर से हमने क्या कर दिया, वॉश कर दिया, ताकि जो केमिकल है वो हट जाए फिर। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब हमने क्या कि जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इनोकुलेशन कर रहे हैं, तब भी क्या हो सकता है, तब भी एंट्री कर सकते हैं माइक्रोब्स, है ना। अभी जो इनोकुलेशन प्रोसेस है ये एक किस में होता है, ये एक कैबिनेट में होता है, इसको बोलते हैं लैमिनार एयर फ्लो। एक डिवाइस होता है, इसके अंदर हम इनोकुलेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ऑटोक्लेव करेंगे हम, ठीक है, सरफेस को स्टेरलाइज कैसे करेंगे उनके, इन सब सारे सारे सॉल्यूशन से। अब एक्स प्लांट है, जो हमारा कोई भी प्लांट का पार्ट है, उसको क्या करेंगे हम, अब ये तो केमिकल्स का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हम, है ना, मतलब सिंपल से केमिकल, उसको पहले हम क्लोरीन वाटर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से सपोज हमने वॉश कर दिया। अब है तो केमिकल ही ना, है तो केमिकल ही, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको केमिकल से हमने वॉश कर दिया, जितने भी माइक्रोब्स वगैरह सब हट जाएंगे, फिर उसको हमने डिस्टिल्ड वाटर से हमने क्या कर दिया, वॉश कर दिया, ताकि जो केमिकल है वो हट जाए फिर। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब हमने क्या कि जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इनोकुलेशन कर रहे हैं, तब भी क्या हो सकता है, तब भी एंट्री कर सकते हैं माइक्रोब्स, है ना। अभी जो इनोकुलेशन प्रोसेस है ये एक किस में होता है, ये एक कैबिनेट में होता है, इसको बोलते हैं लैमिनार एयर फ्लो। एक डिवाइस होता है, इसके अंदर हम इनोकुलेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, लैमिनार एयर फ्लो। इसके अंदर क्या होती है, यूवी लाइट, क्या होती है इसके अंदर, यूवी लाइट, ठीक है। तो इस यूवी लाइट को हम ऑन कर देते हैं, ये यूवी लाइट क्या कर देती है, जो भी इसके अंदर हमने कल्चर रखा है, उसको कल्चर रखा है या इनोकुलेशन जब हम कर रहे हैं उसको क्या करती है, पूरा का पूरा स्टेरलाइज कर देती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी, डिवाइस दिखाऊंगी, ये आपको ऑटोक्लेव भी दिखाऊंगी और ये वाली मशीन भी आपको दिखाऊंगी, वेट, ठीक है। उससे पहले हम अब थर्ड कंडीशन को देख लेते हैं, दैट इज़ एरेशन। हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, एरेशन। अब देखो कोई भी टिश्यू है, सपोज वो ग्रो करेगा तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली किसी भी कोई भी चीज़ ग्रो करेगी उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन मेथड ये है कि देखो ये इस तरीके से हमारी ट्यूब्स होते हैं, ये ग्लास ट्यूब्स, इसके अंदर हमारा कल्चर होता है, ये हमारा मीडिया होता है, कल्चर मीडिया इसके अंदर होता है, ठीक है। हम इस पर पहले हम इसको क्या कर देते हैं, कॉटन प्लग से हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं ऊपर से, कॉटन प्लग, उसके ऊपर चीज़ क्लॉथ लगा देते हैं। अब क्यों करते हैं कॉटन प्लग, भाई किसी भी फॉर्म में कंटामिनेशन एयर से भी तो आ सकता है, आ नहीं सकता एयर से भी कंटामिनेशन, तो वो भी ना आए, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कि भाई हमें उसको अब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वो कैसे देंगे हम, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उस कल्चर फ्लास्क को थोड़ा सा शेक कर देंगे, क्या कर देंगे, थोड़ा सा उसको हिला देंगे, इससे क्या होगा कि गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन जो माइक्रोब है वो कल्चर वायल में नहीं एंटर करेगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि बेसिक नीड्स अभी हमने डिस्कस करी, तो ये वाला समझ में आ गया ना आपको कि ग्रोइंग टिश्यू के लिए क्या होता है, एरेशन की ज़रूरत होती है, मतलब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली एवरी टिश्यू नी, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत चेंज हो जाएगा, लेकिन जो माइक्रोब है वो कल्चर वायल में नहीं एंटर करेगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि बेसिक नीड्स अभी हमने डिस्कस करी, तो ये वाला समझ में आ गया ना आपको कि ग्रोइंग टिश्यू के लिए क्या होता है, एरेशन की ज़रूरत होती है, मतलब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली एवरी टिश्यू नी, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। कॉमन मेथड क्या करा हमने कि उसको कल्चर फ्लास्क में हमने शेक कर दिया, ये एक ऑटोमेटिक, या तो शेक कर लो उसको थोड़ा सा हिला लो, या एक ऑटोमेटिक शेकर भी होता है, ये लैब्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो शेक करने से क्या होगा कि गैशियस एक्सचेंज भी हो जाएगा, लेकिन माइक्रोब्स की एंट्री भी नहीं होगी, फाइन। अभी बेसिक नीड्स में हमने टिश्यू कल्चर, अगर हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, अगर हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो हमने 3 बेसिक नीड्स होनी चाहिए। एक तो हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ मीडिया भी हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। दूसरी हमें एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है, और तीसरा हमें एरेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, तो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये
मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये बहुत गंदा हो रखा है, प्लीज़ डोंट माइंड। ये ऑटोक्लेव मशीन है इस टाइप की, देखो ये ऑटोक्लेव मशीन है, इसमें 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, थोड़ा सा जिसको आता हो वही कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर रखते हैं, पूरा कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन होता है, किसी भी फॉर्म में माइक्रोब्स नहीं रह सकता इसमें, बहुत 121 डिग्री सेल्सियस काफ़ी होता है, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। ये था ऑटोक्लेव मशीन। अब दूसरी है लैमिनार फ्लो। देखो ये हुड है, ये वाली लैमिनार फ्लो, ये वाला वो मशीन होता है। इसके अंदर हम टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हैं, इनोकुलेशन वगैरह जो कल्चर रखा जाता है हमारा, वो सब हम इस हुड के अंदर परफॉर्म करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस मशीन को लैमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, लैमिनार फ्लो। प्लीज़ साइड के मत देखना, ये सब थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ये सब आप देखो, लैमिनार फ्लो, ठीक है। ये सीट होती है, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ से यूवी लाइट आती है ऊपर से, ठीक है, यूवी लाइट होती है इसके अंदर, कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन कर देती है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्चुअली टाइम सेव करने के लिए किया हुआ है, ये पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, तो सारी चीज़ यूज़ करी हुई है। सो अब आई होप आपको अब टिश्यू कल्चर की बेसिक नीड्स समझ में आ गई होंगी कि टिश्यू कल्चर की बेसिक नीड्स क्या होती हैं। आई होप क्लियर होगा। सो ये वाला पार्ट 1 है। अब आगे टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कैसे करते हैं वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।